नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग क्या है, कार्य क्या है, अधिकार क्या है, नियम क्या है और फ्रेंड्स इसका वर्णन संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है, इसकी आयुएं क्या होती हैं। तो इन सब पॉइंटों पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे चुनाव आयोग क्या है। यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, उसके कार्य क्या है, अधिकार व उसके रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो चुनाव आयोग को संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव आयोग को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, भाग 15 में रखा गया है। अनुच्छेद 324 से 329 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो चुनाव आयोग की जो फ्रेंड्स स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब है एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य या उसकी अवधि की बात करें तो फ्रेंड्स, जो 6 वर्ष होता है ये रेगुलर होता है। उसके बाद 65 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ही होती है। ठीक है, जो पहले पूरा होता है। ठीक है, फिर देखिए अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कार्य तो उतना ही रहता है 6 वर्ष का, लेकिन जो इनकी वैलिडिटी होती है वो 62 वर्ष तक होती है। कहने का मतलब है एक मुख्य चुनाव आयुक्त से 3 साल कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी? तो जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, आपको चुनाव आयोग के पॉइंट जो हैं वो समझ में आए होंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है चुनाव आयोग क्या है। व्हाट इज इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई है उसे फ्रेंड्स चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयोग एक स्वतः संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जो निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, निष्पक्ष चुनाव कराने, कहने का मतलब कोई गड़बड़ी घोटाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, एसएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है कि जो चुनाव आयोग होता है किसके समक्ष उत्तरदायी होता है, तो वो उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है निर्वाचन आयोग की संरचना। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहां समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो चुनाव आयोग का सचिवालय जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। और फिर भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो की गई थी, क्या भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है जिसका चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कहने का मतलब है चयन और नियुक्ति दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर कह सकता है चयन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि हटाना हो तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित कर पद से उसे हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर उसे हटाया जाना चाहिए तो किस तरीके से हटाया जाना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित हो तभी हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। कहने का मतलब है चुनाव आयोग के कार्य। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना होता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्राप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, अब फिर देखिए चुनाव आयोग मतदान सूची का निर्माण करता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपके गांव, नगर या कस्बे, शहर जो भी होते हैं वहां पर मतदान सूची तैयार करके भेजता है। ठीक है, फिर देखिए निर्वाचन आयोग चुनाव की व्यवस्था कराता है
और उसे रद्द करने की घोषणा का भी अधिकार रखता है। कोई गड़बड़ी होती है या किसी अन्य कारणवश, जैसे अभी कोरोना में चुनाव रद्द किए गए थे, तो फ्रेंड्स वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था, तो इसका भी कार्य जो है चुनाव आयोग करता है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा उपचुनाव आयोग, तो उपचुनाव आयोग का भी जिम्मा जो है इनके पास होता है। कहने का मतलब है जितने भी उपचुनाव होते हैं वो भी आपके चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का लागू करता है। कहने का मतलब है आचार संहिता को भी लागू किसके द्वारा किया जा सकता है? चुनाव आयोग के द्वारा। आपने देखा होगा धारा 144 लागू कर दी जाती है जब आपका चुनाव का समय नजदीक आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में ये अपना कार्य जारी रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। चुनाव आयोग सांसद या विधायक योग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। फ्रेंड्स, अगर कोई योग्यता नहीं रखता और वो जबरन जो है वो कार्य मतलब उसमें खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी वो उत्तरदायी होता है और वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि भाई ये आदमी सही नहीं है और ये आदमी सही है। तो दोनों कार्यों के लिए जो है चुनाव आयोग अपनी स्पष्टीकरण दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के नियम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो समझ लीजिए, चुनाव आयोग से किसी दल का राष्ट्रीय दल का दर्जा लेने के लिए लोकसभा चुनाव अथवा राज्यसभा चुनाव में किन्हीं 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने वाला हो। ठीक है, कितना मत फ्रेंड्स? तो 6% मत उसको प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए, बात करेंगे अगले पॉइंट पे, लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए और एक कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हों। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम भारत के 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दल के रूप में? तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी एक राज्य या अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4% सीटें, कितनी परसेंट फ्रेंड्स? 4% सीटें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी कीमत पर वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लायक होगा। अब देखिए, बात करेंगे फ्रेंड कंप्लेन की। किसकी? कंप्लेन की। तो देखिए, जैसे अगर बात करें तो चुनाव आयोग में शिकायत कैसे करें। फ्रेंड्स, अगर कहीं आपको गड़बड़ी दिख रही है तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा। देखिए, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन द्वारा आचार संहिता लागू किया जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये कार्य कौन करता है? आचार संहिता लागू किया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उस समय जब चुनाव हो रहे होते हैं उसी टाइम पे, उसी पीरियड पे। ठीक है। फिर देखिए, सबसे पहले क्या कर सकते हो आप? 1950 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है। नागरिक, इसमें क्या होता है? कॉल करने के बाद नागरिक मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 डायल करने के पहले अपना एसटीडी कोड जोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, पर कॉल करके भारत के किसी भी भाग से कोई भी नागरिक हिंदी अथवा अंग्रेजी में निःशुल्क प्रश्न पूछ सकता है या शिकायत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना होता है? 1950 पर कॉल करने से पहले आप अपने क्षेत्र का एसटीडी कोड जोड़ दें तो डायरेक्टली बात हो जाएगी आपसे। ठीक है। दूसरे नंबर पे, तो ये आपने पहली कंप्लेंट समझी। अब फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे देखिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप भी लॉन्च हो गया, जो आपको कहाँ से मिल सकता है? यदि आप स्मार्टफोन उपयोग करते हैं तो प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरी चीज़ आप ऐसे भी मतलब वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो देखिए, NGFC पोर्टल पर जाकर, NGSP पोर्टल पर जाकर, भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर शीघ्र लॉगिन कर शीघ्रता से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 जगह से आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। एक तो 1950 पे एसटीडी कोड लगा के अपने उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, प्ले स्टोर के ऐप द्वारा डाउनलोड किए गए वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, NGSP पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधान। अब फ्रेंड्स, अगर निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 से 329 तक मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले 324 समझते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रदान करता है। ठीक है। फिर देखिए, तो इसमें क्या होता है? निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान है। अगर क्वेश्चन करता है कि निर्वाचन आयोग के किस अनुच्छेद में निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 में।
फ्रेंड्स आगे बात करेंगे 325 अनुच्छेद क्या कहता है। तो ये कहता है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान में शामिल ना करना। ठीक है, और धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदान आयोग न ठहराने का प्रावधान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई धर्म या जाति विशेष से है तो उसको चुनाव लड़ने दिया जाएगा, कोई मतलब नीचे दल का है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए अनुच्छेद 326 क्या कहता है। देखिए लोकसभा एवं विधानसभा का या के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर के लिख लीजिएगा। तो क्या लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चे मत नहीं डाल सकते, वयस्क मताधिकार ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 326 कहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 326 में। देखिएगा फ्रेंड्स आगे बात करेंगे अनुच्छेद 327 क्या कहना चाहता है। देखिए विधायिका द्वारा चुनाव से संबंधित संसद में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, किसके द्वारा, तो विधायिका द्वारा जो है संसद में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान भी रखता है चुनाव आयोग। तो ये किसमें वर्णन किया गया, तो 327 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 328 क्या कहता है। किसी राज्य विधानमंडल को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 328 में। 329 क्या कहता है, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझ लिए चुनाव आयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो फ्रेंड्स यहीं से मिल जाएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और फ्रेंड्स, ईवीएम का एक वीडियो बहुत ही जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ईवीएम कैसे चलता है, क्या कार्य होते हैं, कैसे मतगणना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।